नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो बच्चों, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां पे आप देखते हो एनटीपीसी जीके यानी मेमोरी बेस्ड पेपर का जो श्रृंखला चल पड़ा है वो लगातार जारी है। और आपने इसे हाथों हाथ दिया, प्यार भी दिया और कई सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए, पॉजिटिव कमेंट्स। और देखो यार, कुछ बच्चे तो नेगेटिव होते ही हैं, उनकी बातें क्या करने। अब पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेट हैं, किस बात को लेकर हैं। गुस्सा तो है ही रेलवे मिनिस्ट्री पे, रेलवे बोर्ड पे, लेकिन करा क्या जाए। अब उनको बहाना भी मिल गया कि अभी कोरोना है इसीलिए, लेकिन फिर भी कम से कम अपनी पॉजिटिविटी बना के रखो बच्चों, मैं यही कहूंगा। ठीक है। और ये देखो, कई सारे बच्चे परेशान होते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ के लिए कहीं कोई दुकान जाने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो चैनल है, इस लिंक को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे। यहाँ पर पीडीएफ मैं डाल देता हूँ क्लास के बाद, और यहाँ पे आप चले जाना, यहाँ पे जुड़ना। यहाँ पे जब जुड़ जाओगे तो पता चलेगा आपको, अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो चलते और देखते हैं कि क्या क्या सवाल रहना है आपके सामने। कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? ठीक है, चलिए। और ये क्लास शुरुआत हुआ है यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे अगर आप तैयारी करते हो यूपी के कोई भी एग्जाम की। और आपको मैं बता दूं कि 5:30 बजे बिल्कुल फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही है, रैपिड फायर, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से 5:30 बजे फ्री अनअकैडमी पे। तो बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जुड़ना मत भूलना 5:30 बजे डियर मेरे। ठीक है, शाम को रेगुलर, रोजाना। सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी। निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, विभागीय स्थायी समिति, या प्रिविलेज कमिटी, विशेषाधिकार समिति। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा जल्दी? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में वर्णित किया गया है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, विभागीय स्थायी समिति, या विशेषाधिकार समिति। तो बात करते हैं प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में सब लोक लेखा समिति को कहते हैं। किसे कहेंगे? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति मानी जाती है संसद की, जिसमें 30 लोकसभा सदस्य होंगे। 30 लोकसभा सदस्य होंगे। और लोक लेखा समिति जिसे हम पीएससी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी, 22 मेंबर होंगे, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 7 राज्यसभा के। तो यानी पैक पब्लिक अकाउंट कमिटी को प्राक्कलन कमिटी, एस्टिमेट कमिटी की जुड़वा बहन कहते हैं। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? यानी क्या होगा, इसे जुड़वा बहन कहते हैं। मेंबर याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटल हैजर्ड। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम, या नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटल हैजर्ड। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? बबूल को, अमलतास को, नीम को, या नीलगिरी को। क्वेश्चन नंबर 2, किस वृक्ष को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? सर सबसे बड़ी चीज कि नीलगिरी, यूकेलिप्टस। क्यों? ये पानी बहुत खींचता है, पानी बहुत खींचता है कहा जाता है। इसका नाम देखते हो क्या है? यूकेलिप्टस। ये सर एक समझना कि इसे ब्रिटेन यानी अंग्रेजी सरकार लेकर आई थी भारत में। क्यों? भारत का जो क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र था, दलदली क्षेत्र था। तो इस दलदली क्षेत्र में यूकेलिप्टस को लगाने से जो क्या पानी बहुत खींचता है, जिससे वहां की भूमि बिल्कुल अच्छी हो गई, यानी दलदली तो कम हो गया। और ये इतनी ज्यादा मात्रा में लगाया इन्होंने कि आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया, याद रखना। यानी किस वृक्ष को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? यूकेलिप्टस, नीलगिरी को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है। बिल्कुल याद रखना, नीलगिरी को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है। ठीक है, यूकेलिप्टस को एक पर्यावरणीय खतरा माना जाता है क्योंकि यह भूजल स्तर को गिरा देता है, यानी जितना पानी खींचता है कि जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। यूकेलिप्टस की प्रजातियां अन्य कम उत्पादक प्रजातियों की तुलना में अधिक पानी का उपभोग करती है, अधिक पानी खींचती है। समझना ये किस आधार पर पर्यावरणीय खतरा है। ठीक है,
तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यूकेलिप्टस बढ़ने से अन्य प्रजातियों के लिए पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और एलिलोपैथी की बढ़ती घटनाओं के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, जिसका अर्थ है अन्य पौधों की हत्या। क्यों ना हो, क्योंकि सर जो भूजल है वो खींच लिया, अब उसको वाटर मिलेगा नहीं तो क्या होगा, पौधे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पौधे मरेंगे ना, बिल्कुल मरेंगे पौधे। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी नीला जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्या होगा सर? फ्रांसीसी कंपनी ने अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी महासागर में अपनी शक्ति का विस्तार करना। किसने अपनाया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था, जो भारत में 1664 में आई थी। पुर्तगाली कब? 1498 में आई है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1600 में, लेकिन भारत आती है 1608 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में और भारतीय 1602 में आ जाती है। पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बना, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समुद्र में पुर्तगाली को महारत बनाना था, यानी समुद्र में अपनी शक्ति का विस्तार करना था, और केवल व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से भारत के साथ पुर्तगाली संबंध को सीमित किया। ठीक है, किसने लाया? तो अब हो सकता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में पूछा जाए आपके। ठीक है बच्चे, अगर सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कर सकते हो, लाइक कर देना। What does the judicial review functions of the Supreme Court mean? सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा कार्य का क्या अर्थ है? सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अपने फैसले की समीक्षा करना, देश में न्यायपालिका के कामकाज की समीक्षा करना, संविधान की संवैधानिक वैधता की जांच करना, या न्यायिक संशोधनों की जांच करना। बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है सब। तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कब जुडिशियल रिव्यू करेगा? जब संविधान की संवैधानिक वैधता की जांच करना। अगर मान लो कि आप संविधान सम्मत, अगर हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद वर्क नहीं करती है, हमारा संसद कार्य नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को रिव्यू करेगी, उसके फैसले का रिव्यू करेगी। यानी जुडिशियल रिव्यू का सही अर्थ क्या हो गया, सबसे सटीक अर्थ क्या है? संविधान की संवैधानिक वैधता की जांच करना, वैधता की जांच करना। अरे बात समझ में कहना चाह रहा हूं? तो क्योंकि संविधान का जो फादर, जनक या प्रोटेक्टर हम किसे मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं भारत में। किसे मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को भारत में मानते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा कार्य का अर्थ कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना है। न्यायिक समीक्षा वह सिद्धांत है जिसके तहत विधायी और कार्यकारी क्रियाएं न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन है और संभव है तो अमान्य है। मतलब अगर आपने वो सही मतलब विधि सम्मत काम नहीं किया है, विधि सम्मत काम नहीं किया है, तो क्या होगा? वो हो सकता है अमान्य करार दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अमान्य करार दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू हायर एजुकेशन मॉडल नेम रेस? किस राज्य ने रेस नामक नया उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने रेस नामक नया उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो सर रेस नामक नया उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च करने वाला कौन है? राजस्थान। देखो पहले जवाब देखिए आपका, नहीं तो राजस्थान राज्य सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी कॉलेजों के बीच संकायों और चल संपत्तियों के वितरण के लिए उत्कृष्टता के साथ साथ कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता नामक एक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है, ताकि संसाधनों की उपलब्धता को तर्कसंगत बनाया जा सके। यानी रेस का फुल फॉर्म क्या होगा? रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, याद रखना।
ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट वेस्टर्न इंडिया? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश थे? सोचो कैसे सवाल हैं। पहले ब्रिटिश जो पश्चिम भारत का दौरा किए हैं। मुझे पता है कई सारे क्वेश्चन, कई सारे बच्चे इसे गलत करेंगे। बच्चे लगाएंगे कैप्टन हॉकिंस, जवाब निकलेगा थॉमस स्टीफेंस। सर कप्तान हॉकिंस पहली बार भारत आया है एक दूत के रूप में जहांगीर के काल में। भारत आने वाले पहले अंग्रेज रॉल्फ फिंच हैं जो अकबर के टाइम में आते हैं। लेकिन पश्चिम भारत की बात करता है, वेस्टर्न इंडिया की बात करता है, दैट मीन्स कहां? गुजरात साइड। गुजरात साइड ये वाला जो मैप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन पे वो थॉमस स्टीफेंस हैं। कौन है बच्चे? थॉमस स्टीफेंस हैं। तो 1579 में थॉमस स्टीफेंस के नाम से एक युवा जेसट पुजारी गोवा के तट पर उतरने वाले पहले अंग्रेज बन गए। तो यानी अगर मैं पश्चिमी तट की बात करूं तो सर यहां देखो ना, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तो यानी क्या पश्चिमी भारत हो गया। वे पश्चिम भारत की यात्रा करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। मजा आया? अगर ये क्वेश्चन दमदार लगा हो, पहली बार देखे हो, तो बिल्कुल लाइक करना सेशन को सर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? पीएमओ, कैग, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक की बात करेंगे तो ये कौन होगा? अरे सर राष्ट्रपति है। अब आपके लिए होमवर्क तो देंगे, चाहे आप मुझे कोसो या जो को। दो चीजें हैं, कंटीजेंसी फंड है और एक कंसोलिडेटेड फंड है, यानी एक आकस्मिकता निधि है और एक संचित निधि है। होमवर्क यही है कि आकस्मिकता निधि का किस संविधान के किस आर्टिकल्स में चर्चा है और कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल किस आर्टिकल में चर्चा है, ये कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे वीडियो खत्म होने के बाद में। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 267 एक के तहत आकस्मिकता निधि, चलो मैं बता दे रहा हूं। तो आकस्मिकता निधि 267 और संचित निधि 266। संचित निधि 266। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि एक ऐसी अग्रदाय की प्रकृति में जो संसद द्वारा लंबित प्राधिकरण को तत्काल अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। यानी अगर सरकार को कुछ खर्च करना है अप्रत्याशित रूप से, अकस्मात कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोरोना आ गया ना, तो कहां से निकलेगा? कॉन्टीजेंसी फंड से निकलेगा। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है। भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट्स? कोयला निक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे समृद्ध माना जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। क्वेश्चन नंबर 8, कि कोयला निक्षेप यानी कोयला भंडार। निक्षेप मतलब हो गया कोयला भंडार, समझना। डिपोजिट्स है ना, यानी भंडार की बात करता है। तो कोयला भंडार में कौन सा क्षेत्र सबसे समृद्ध है? अरे सर दामोदर घाटी। क्यों? झारखंड क्षेत्र सबसे समृद्ध माना जाता है। झरिया सबसे प्रदूषित शहर, कल लिस्ट आया था ना, धनबाद का झरिया सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर, गंदा शहर। ठीक है। तो दामोदर घाटी सबसे समृद्ध माना जाता है कोयला के मामले में। लेकिन एंथ्रेसाइट के बारे में बात करेंगे तो सबसे समृद्ध कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर है। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयले के भंडार में सबसे अधिक समृद्ध माने जाते हैं। किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग जिला आरक्षित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग जिला आरक्षित किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा जल्दी? किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग जिला आरक्षित किया गया है? क्या हो सकता है? कौन सा राज्य हो सकता है वो? भाई वो होगा कोई नहीं। क्यों ऐसा होगा? यहां पे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 की बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति की संख्या भारत में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो सर कहता है संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्यों, कौन? एटीएम मशीन से याद रखें, एटीएम मशीन से याद रखें।
तो कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य के जिलों को का प्रावधान करता है, जो चारों ऑप्शन में नहीं था। याद रहेगा। 1857 के विद्रोह के बाद अवध का शासक किसे घोषित किया गया? सादत खान, बेगम हजरत महल, राजा जलाल सिंह या बिरजिस कादिर? क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज डिक्लेयर्ड द रूलर ऑफ अवध आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के बाद अवध का शासक किसे घोषित किया गया है? सादत अली खान को किया, बेगम हजरत महल को किया गया, राजा जलाल सिंह को किया गया या बिरजिस कादिर को किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद अवध का शासक किसे घोषित किया गया? बिरजिस कादिर को किया गया है। किसे किया गया? बिरजिस कादिर को। क्यों? क्योंकि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग ली। अवध की बात करें या लखनऊ की बात करें, जिसे अंग्रेजों ने परास्त कर दिया, अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। इसके बाद किसे घोषित किया गया? बिरजिस कादिर को वहां का शासक मान लिया गया, घोषित कर दिया गया। किसे मान लिया गया? बिरजिस कादिर को मान लिया गया। याद आया? ठीक है। तो सर, भारतीय विद्रोह के दौरान 1857 से 58 तक राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजों की सेना के खिलाफ विद्रोह किया, यानी ये सेनापति थे। अब देखो, राजा जलाल सिंह सेनापति थे। बाद में उन्होंने लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया और उनके बेटे बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित कर दिया। ठीक है। कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को पार करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिवर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है, पार करती है? जायरे, लिम्पोपो, माही या कोई नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को पार करती है? तो ये क्या होगा? लिम्पोपो होगा। क्या होगा? लिम्पोपो होगा। जिसे कुछ और नाम से जानते हैं क्या? जरा बताना कमेंट बॉक्स में। एक ट्रिक मैं दे दूं, माली, कम, भूका। मकर रेखा को लिम्पोपो, कर्क रेखा को माही, भूमध्य रेखा को कैंगो, जिसे हम जायरे नदी भी कहते हैं, जिसे हम जायरे नदी भी कहते हैं। तो जिसे हम जायरे नदी या कैंगो नदी कहते हैं, याद रखना। तो मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटेगी, जायरे या कैंगो किसे काटेगा? भूमध्य रेखा को, और कर्क रेखा को माही, जो भारत की नदी है, जो भारत की नदी है। तो जायरे नदी को कैसे क्रॉस करता है ये? या कैंगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटते। देख रहे हो, ये देख रहे हो, समझ में आ गया? जो अफ्रीका की नदी है, ऐसे ही कर्क रेखा को और ऐसे ही मकर रेखा को काटती है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा? वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी या गांधी जी? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी। हु फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा? तो सर, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की बात करेंगे, विनोबा भावे ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। विनोबा भावे ने फिर पौनार आश्रम की स्थापना की। पौनार आश्रम कहाँ? महाराष्ट्र में। वर्धा आश्रम कहाँ? ये भी महाराष्ट्र में। पौनार आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने की है। गांधी जी ने कई आश्रम की स्थापना की, जैसे सत्याग्रह आश्रम, सॉरी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ? अहमदाबाद। अब आपके लिए होमवर्क है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन कौन से आश्रम की स्थापना किस शहर में की है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना किस शहर में की है और कब किया है? किस शहर में कब किया है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में? यह मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है बच्चे। तो आचार्य विनोबा भावे 20वीं सदी में 1921 में वर्धा आए। वहां उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की एक शाखा स्थापित की। बाद में 1936 में सेवाग्राम महात्मा गांधी का निवास स्थान बन गया। सेवाग्राम महात्मा गांधी का निवास स्थान बन गया 36 में। ठीक है। मराठों द्वारा कलेक्टेड, जो एकत्रित कर के रूप में जाना जाता था, जो टैक्स वसूलते थे मराठे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? चौथ, तीर्थ कर, जजिया कर या चराई कर? द टैक्स कलेक्टेड बाय मराठाज वाज नोन एज, मराठों द्वारा एकत्रित कर के रूप में हम चौथ को जानते हैं, यानी चौथाई भाग। दो टैक्स था बच्चे, चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो उपज का 1/10 भाग था। ठीक है। जजिया कर किसने लगाया? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, हटाया किसने? अकबर ने, और फिर औरंगजेब लगा देता है। चराई कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है चराई कर। दो टैक्स लगाता है अलाउद्दीन खिलजी, चराई कर और घरी कर। घरी कर लगाया गया था मकान पर, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। ठीक है। तो भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत से चौथ एक नियमित कर था। यह एक वार्षिक कर था जो राजस्व या उत्पादन पर नाम मात्र का 25% यानी 1/4 यानी 1/4 हिस्सा वसूला जाता था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? पीओके की राजधानी कहां है? बहुत चर्चा में रहता है। भीमबार, मीरपुर, कोटली या कोई नहीं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी, जल्दी क्या होगा सर? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी कोई नहीं यानी मुजफ्फराबाद। बच्चे, पाकिस्तान ने क्या किया? पीओके को छीनने के बाद दो भागों में बांट दिया, जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है और गिलगित बल्तिस्तान। तो आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और गिलगित बल्तिस्तान की राजधानी गिलगित है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चों को पहली बार पता चला होगा, ये पहली बार पता चला हो कई सारे बच्चों को। ये देखो, ये गिलगित बल्तिस्तान है, पीओके को दो भागों में बांट दिया, और ये आजाद कश्मीर है। ठीक है। और ये अक्साई चीन का हिस्सा, या सॉरी अक्साई चीन का हिस्सा ये है, और ये जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। और यही देख रहे हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो देख रहे हो बच्चे, यहीं पर भी विवाद चल रहा है, यहीं पे विवाद अभी चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? ऋग्वेद होत्तरी, सामवेद उद्गात्री, यजुर्वेद अथर्वणीय या उपयुक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो सर ये क्या कहता है पता है? ये है बच्चे कि ऋग्वेद को जानने वाले को होत्रा या होत्री कहा जाता है, सामवेद को जानने वाले को उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद को जानने वाले को अथर्वणीय कहा जाता है, और अथर्ववेद को जानने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। ये इनके पंडित मान लो, ज्ञानी मान लो। तो ऋग्वेद को जानने वाले को होत्रा होत्री, सामवेद को जानने वाले को उद्गात्री या उद्गाता, यजुर्वेद को जानने वाले को अथर्वणीय या अथर्वणीय, और अथर्ववेद को जानने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। तो ऋषि जो ऋग्वेद के विशेषज्ञ थे उन्हें होत्रा या होत्री कहते हैं, उद्गात्री सामवेद के विशेषज्ञ, अथर्वणीय यजुर्वेद के ज्ञाता, और भारतीय औषधीय विज्ञान यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है जिनकी ज्ञाता ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा कहलाते हैं। तो ये था सेशन आज का। कैसा लगा सेशन? कुछ नया सीखा? अगर सेशन अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखा हो, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना अपने होमवर्क को। और अगर आप याद रखना 5:30 बजे रेगुलर अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस चल रही है। बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना, मैं वहां पे लिंक रोज शेयर करता हूं, जैसे आपको यूट्यूब का शेयर करता हूं वैसे वहां शेयर करूंगा। बहुत मजा आएगा, वहां आपको रैंक पता चलेगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो सर बिल्कुल डिटेल वाली कोर्स में, तो आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाबा 10 कोड यूज करके, जहां पे बिल्कुल मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं। अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हो तो आप लेखपाल वाले कोर्स में जुड़ सकते हो, एसआई कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो जुड़ सकते हो बाबा 10 कोड यूज करके। ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो एफबी पेज पे, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे आप मैसेज डाल देना कि सर कैसे जुड़ूं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर मैं कैसे जुड़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मेरी तैयारी क्या होगी। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।